हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी कि मानव के अंदर लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने डिस्कशन किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। उसके बाद में हमने बात की गैमेटोजेनेसिस के बारे में और इसके बाद में हमने डिस्कशन किया फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, उसके अंदर जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और जो ओवम जो है वो आपस के अंदर फ्यूज़न करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब जो निषेचन की क्रिया है, इसके अंदर नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट या युग्मनज। और यही जाइगोट या युग्मनज जो है वो अगली पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। यानी कि इसी जाइगोट या युग्मनज के अंदर विभाजन होने से या क्लीवेज के परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का विकास होगा और ये एम्ब्रियो जो है वो आगे विकसित होकर के नवजात शिशु के रूप में जन्म लेगा और यही नवजात शिशु जो है वो आगे चल करके वयस्क का जो है वो रूप धारण करेगा। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जाइगोट या जो युग्मनज है वो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, अगली पीढ़ी जो उत्पन्न होती है, उसकी प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। तो आज अपने इसी बात का अध्ययन करेंगे कि ये निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो जाइगोट है वो किस प्रकार से आगे चल करके एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है और ये एम्ब्रियो जो है वो आगे किस प्रकार से पूर्ण रूप से एक नवजात शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर जो 33 है हमारा, वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर जाइगोट से भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमीट के जो प्रोन्यूक्लियाई है या प्राक केंद्रक हैं, जब वो आपस के अंदर मिलते हैं तो उसके मिलने से एक द्विगुणित संरचना, क्योंकि जो शुक्राणु है वो अगुणित है और अंडाणु जो है वो भी अगुणित है, तो इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु यानी कि n+n के मिलने से एक 2n संरचना यानी कि द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे नाम दिया जाता है जाइगोट या युग्मनज। और यह जाइगोट या युग्मनज जो है यही अगली पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं कि ये जाइगोट जो होता है, जिसका निर्माण निषेचन के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये जाइगोट क्या करेगा? सेल डिवीज़न के द्वारा, और इसके जाइगोट के अंदर होने वाले जो सेल डिवीज़न हैं, जो कि एक तरह से समसूत्री विभाजन होते हैं, उनको नाम दिया जाता है क्लीवेज। और ये क्लीवेज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो जाइगोट है इसके अंदर जो समसूत्री विभाजन या हम कहें क्लीवेज की जो क्रिया होती है, और इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाता है? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो जाइगोट होता है, जो कि एक सिंगल सेल होती है, उसके अंदर होने वाले समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा? एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और इस प्रकार से एक जाइगोट से भ्रूण के विकास की जो क्रिया होती है उसे ही क्या नाम दिया जाता है? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अगर बात करें भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो हम कहेंगे कि जो जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब भ्रूण के विकास के दौरान जो है वो हमें कुछ प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोरूला स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट है, गैस्ट्रूला स्टेज है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट या गैस्ट्रूला क्या होते हैं, इनके बारे में। तो अगर हम बात करें जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहली जो स्टेज हमें देखने को मिलती है वो स्टेज होती है हमारी मोरूला स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? मोरूला। और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? मोरूलेशन कहा जाता है। और इसका निर्माण होता कैसे है? जाइगोट के अंदर होने वाले क्लीवेज के कारण, ठीक है, जिन्हें विदलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लीवेज या मोरूलेशन के बारे में, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट जो है वो
अपनी नेक्स्ट स्टेज मोरुला अवस्था के अंदर आता है। तो देखो होता क्या है, हमने देखा जो स्पर्म है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में है, जो कि नर सदस्य के पैतृक लक्षणों को लेकर के आता है, वो क्या करता है, ऊवम जो कि मादा युग्मक है उसके साथ संलयन करता है। कहाँ पर अगर बात की जाए मनुष्य की, तो ये संलयन की क्रिया यानी कि निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी कि अंडवाहिनी के अंदर, और अंडवाहिनी में भी कहाँ, उसके एम्पुला के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जो क्या होती है, एक द्विगुणित कोशिका होती है। अब क्या होता है, इस जाइगोट के अंदर एक क्लीवेज होगा, एक विदलन होगा, और इस विदलन के परिणाम स्वरूप ये जो सिंगल सेल जाइगोट है ये अब द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाएगा। इस तरह से 2 सेल स्टेज में आ गया। अब 2 सेल स्टेज जब बन जाती है तो इसके बाद अब इन दोनों सेल्स में से एक सेल्स जो है वो अपने आकार के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी कर लेती है, और दूसरी सेल्स जो है वो क्या रह जाती है, थोड़ी छोटी होती है। अब जो बड़े आकार वाली जो कोशिका है इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर क्लीवेज हो जाता है। तो इस प्रकार से कितनी सेल बन गई, 3। तो हम देखते हैं कि जो स्पर्म और ओवम का आपस में जब फ्यूजन हुआ यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, इसके थ्रू किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की। और जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसके अंदर क्लीवेज होगा जिसके कारण कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 यानी कि 2 सेल स्टेज। इसके बाद कितनी बन जाएगी, 3 सेल स्टेज। इस प्रकार से धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रत्येक विभाजन या क्लीवेज के परिणाम स्वरूप इंक्रीज होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक विभाजन या क्लीवेज के परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ सेल्स, या हम इन सेल्स को जो है वो ब्लास्टोमियर भी कहते हैं, वो क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर साइज के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब जाइगोट है इसकी कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है तो जनरली जब एक कोशिका विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है तो बनने वाली जो कोशिका है वो पेरेंटल जो सेल होती है उसके बराबर ही रहती है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो या उसका साइज वगैरह उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इस जाइगोट के अंदर होने वाला जो विभाजन है इसके परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, कि जैसे यहाँ पर सिंगल सेल थी, यहाँ पर डबल सेल बन गई, यहाँ पर 3 सेल बन गई, आगे 4, 6, 8, इस तरह से ये नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो तो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए इसके फाइनल साइज के बारे में तो इसका साइज जो है वो चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, वो क्या है, लगभग अपरिवर्तनशील रहता है, वो साइज उतना का उतना ही बना रहता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो विभाजन होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्लीवेज या विदलन, और इस क्लीवेज या विदलन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उन्हें जनरली नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोमियर, या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कहेंगे कौरक खंड। ठीक है, देखो नॉर्मल जब विभाजन होता है, डिवीजन होता है, अगर मैं बात करूं समसूत्री की, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो तो इंक्रीज होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो साइज है, आकार जो है, उसके अंदर भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ पर इस जाइगोट के अंदर जो ये विभाजन हो रहा है इसके परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साइज के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट जो है या बदलाव जो है या वृद्धि जो है वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर होने वाला जो ये विभाजन है इसको हम नाम देंगे क्लीवेज या विदलन, और इसके परिणाम स्वरूप जो सेल्स बनेगी उनको नाम दिया जाएगा ब्लास्टोमियर या कौरक खंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब जाइगोट के अंदर इस प्रकार से क्लीवेज होता है तो इसके परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ सेल्स जिन्हें हम ब्लास्टोमियर या कौरक खंड कहते हैं उनकी संख्या के अंदर तो क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन जो इसका टोटल आकार है, जो साइज है, वो क्या रहता है, अपरिवर्तनशील होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें
इस जाइगोट के निर्माण की, तो ये कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर। और जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके बाद इसके अंदर दो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। एक तो ये जाइगोट जो है वो मूव करते हुए किधर आने लगता है? यूट्रस की तरफ आने लगता है, और साथ के साथ जो है वो इसके अंदर क्लीवेज यानी कि जो विदलन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान अगर इसके आकार के अंदर बढ़ोतरी हो जाए तो अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो फंस सकता है या वहीं पर ये रुक सकता है, जिसके कारण ये यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि अब इसके अंदर क्लीवेज के द्वारा जो है वो नंबर ऑफ जो ब्लास्टोमियर है या जो सेल्स हैं वो तो इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो वही बना रहता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, जिसके कारण जो है वो आसानी से फैलोपियन ट्यूब से गति करके यूट्रस तक आ पाता है। आगे बात करते हैं कि जब इस जाइगोट के अंदर इस प्रकार से जब क्लीवेज होते हैं या विदलन होते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे ब्लास्टोमियर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो उस दौरान हमें एक ऐसी स्टेज देखने को मिलती है जब इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स या जो ब्लास्टोमियर की संख्या है वो लगभग कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है, 16 हो जाती है। इस तरह से एक जब जाइगोट के अंदर इस तरह से क्लीवेज होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट है वो इस प्रकार से एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है, जिसके अंदर ये कोरक खंड जो है, जिन्हें ब्लास्टोमियर भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है, 16 हो जाती है। और इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जब इस स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर टोटल 16 कोरक खंड जो है वो मौजूद होते हैं, तो इस स्टेज को एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है मोरूला। मोरूला जो है वो एक ऐसी सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लगभग 16 कोरक खंड मौजूद होते हैं और जिसके चारों ओर जोना पेलुसिडा का जो आवरण है वो पाया जाता है। और ये जोना पेलुसिडा का जो आवरण है वो इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट होने से रोकने का कार्य करता है, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब के साथ न चिपक जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? जोना पेलुसिडा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब सेल्स या ब्लास्टोमियर की संख्या 16 हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? मोरूला अवस्था कहा जाता है। और इस मोरूला अवस्था के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके निर्माण के अंदर यानी कि जब ये 16 कोरक खंडों युक्त अवस्था है, इस अवस्था में आने के लिए इसको लगभग 3 दिन का जो समय है वो लग जाता है। 3 दिन या लगभग अगर हम बात करें 72 आवर्स, 72 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो इसको लग जाएगा। और इसके चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है? जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। और ये जोना पेलुसिडा जो है वो क्या करता है? इस एम्ब्रियो को गर्भाशय के अन्यंतर यानी कि गर्भाशय के अलावा जैसे कि फैलोपियन ट्यूब आदि के अंदर रोपण से बचाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस मोरूला के चारों ओर जो है वो किसका आवरण पाया जाता है? जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। और ये जोना पेलुसिडा का जो आवरण है वो इसको फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय के अलावा किसी भी अन्य जगह जो है वो इम्प्लांट होने से या रोपण होने से रोकता है। आगे बात करते हैं कि जब मोरूला अवस्था बन जाती है तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी स्टेज आती है वो आती है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी अवस्था आती है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्लास्टुलेशन के बारे में, यानी कि ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है उसके निर्माण की प्रक्रिया। जिस प्रकार से हमने देखा कि मोरूला अवस्था जो है इसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? मोरूलेशन। तो उसी प्रकार से जो मोरूला अवस्था बन गई है इससे ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? ब्लास्टुलेशन कहलाएगी। अब देखते हैं कि ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, जिसको मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसका निर्माण होता कैसे है इसके बारे में देखते हैं। ये मोरूला अवस्था है और मोरूला अवस्था फिर आगे चल करके किसके अंदर बदलेगी? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बदलेगी। और ब्लास्टोसिस्ट को हमने यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो देखो, जो जाइगोट जो था
वो किस में आ गया, 16 कोरक खंडों युक्त जो अवस्था है उसके अंदर बदल गया है, और जिसको हमने क्या नाम दिया है, मोरूला। अब ये मोरूला जो है वो कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है, गर्भाशय के अंदर आ जाता है। और गर्भाशय के अंदर आने के बाद इसकी जो क्यूबॉइडल सेल है, घनाकार आकृति की कोशिकाएं जो है ये वाली, ये घनाकार आकृति की जो कोशिकाएं, क्यूबॉइडल जो सेल्स हैं जो इसकी बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाती है, चपटे आकार की कोशिकाओं की एक परत का निर्माण कर देती है। कि जब ये मोरूला जो है वो गर्भाशय के अंदर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसके चारों ओर की जो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो इस प्रकार से चपटे आकार की परत का निर्माण कर देती है, और इसे नाम दिया जाता है अब ट्रोफोब्लास्ट। कि ये इसके चारों ओर जो क्यूबॉइडल सेल है वो जब ये मोरूला यूट्रस यानी कि गर्भाशय में आ जाता है तो उसके बाद ये किस में बदल जाएगा, एक चपटे आकार की कोशिकाओं की जो परत है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, या इसको कहेंगे हम पोषकोरक। ठीक है, तो हमने देखा कि जब ये मोरूला है वो गर्भाशय के अंदर आ जाता है तो इसकी जो क्यूबॉइडल सेल है वो चपटे कोशिकाओं की एक परत का निर्माण कर देती है, और जिसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है या पोषकोरक कहा जाता है। और इसी ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक की सहायता से ये गर्भाशय का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, अंतः स्तर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ चिपक जाता है। तो इसकी सहायता से भ्रूण जो है वो गर्भाशय की एपिथीलियम से चिपकता है, यानी कि एंडोमेट्रियम से। ठीक है, तो देखो इस मोरूला से इस अवस्था जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। कि जब ये मोरूला अवस्था यूट्रस के अंदर जाती है तो गर्भाशय के द्वारा एक तरल का स्त्रावण किया जाता है इस मोरूला के अंदर, यानी कि गर्भाशयी तरल जो है वो कहाँ सीक्रेट होता है, इस मोरूला के अंदर स्रावित हो जाता है, जिसके कारण अब इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं या जो कोरक खंड है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं, जिनमें से इसके बाहर वाली जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो इस तरह से एक चपटे आकार की कोशिकाओं की परत का निर्माण कर देती है, और जिसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक। ठीक है, और दूसरी अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर एक तरफ जो है वो जमा हो जाती हैं, और इनको नाम दिया जाता है इनर सेल मास। क्या नाम देंगे इनको, इनर सेल मास जो है वो इसको नाम देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोरूला के अंदर जब गर्भाशय तरल स्रावित होता है तो इसके अंदर जो इसके ब्लास्टोमियर है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं। एक तो जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के रूप में इस तरह से चपटे आकार की कोशिकाओं की एक परत, और दूसरा जो है वो एक तरफ जमा हो जाते हैं जिसको नाम दिया जाता है इनर सेल मास, और इनके बीच में जो है वो एक कैविटी बन जाती है, ये खाली जगह यानी कि गुहा बन जाती है, और इस गुहा को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसील। तो इस प्रकार से इस मोरूला अवस्था के अंदर जब चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पर इनर सेल मास, और बीच के अंदर जब इस तरह से ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है तो अब इस पूरी संरचना को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। तो देखो कि जैसे जैसे इसके अंदर इस तरल की मात्रा के अंदर बढ़ोतरी होती है, इसके अंदर फ्लूइड जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस कैविटी का आकार जो है वो क्या होता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, और इसके अंदर जो इसका इनर सेल मास है ये वाला, वो एम्ब्रियो के एक सिरे की तरफ स्थापित हो जाएगा, यानी कि एक किनारे पर आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और साथ में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अत्यंत चपटी हो जाएगी, कि जैसे जैसे इसके अंदर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में आएगा वैसे वैसे अंदर की ओर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण ये इनर सेल मास है वो तो एक कॉर्नर के अंदर आकर के जमा हो जाएगा, और इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं उनके ऊपर जब बाहर की ओर यूँ प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा चपटी हो जाएंगी, और अब इस अवस्था को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। अब आगे चलते हुए बात करते हैं
कि ये ब्लास्टोसिस्ट का जब निर्माण हो जाता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, इसकी ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो है उसके एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाती है और इस क्रिया को नाम दिया जाता है इम्प्लांटेशन या रोपण। क्या नाम देंगे? इम्प्लांटेशन या रोपण कहेंगे हम। देखो कि ये मान लो यूट्रस वॉल है और ये यूट्रस वॉल का एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे आंतरिक स्तर, तो इसके साथ आकर के जो है वो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस तरह से चिपक जाता है। और इसके साथ उत्तकीय सह संबंध बना लेता है। तो इस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ आकर के चिपकना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, रोपण कहलाता है। इसके बाद क्या होगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर धंसता चला जाएगा, ठीक है। और इसका एंडोमेट्रियम जो है, ये ब्लास्टोसिस्ट तो जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा और इसका जो एंडोमेट्रियम है वो इसको चारों तरफ से यूं घेर लेगा, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से गर्भाशय की जो भित्ति है उसके अंदर अंतः स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकार के इम्प्लांटेशन को इंशेशियल इम्प्लांटेशन या अंतराली रोपण कहते हैं। अंतराली रोपण का मतलब ये पूर्ण रूप से कहाँ आ जाता है? अंदर आ जाता है। पहले तो ऊपर चिपका था, लेकिन एक बार चिपकने के बाद में ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस गर्भाशय की भित्ति के अंदर धंसता चला जाता है और ये एंडोमेट्रियम जो है वो इसको ऊपर से कवर कर लेता है। तो इस प्रकार का रोपण या इम्प्लांटेशन जो है वो क्या कहलाता है? इंशेशियल इम्प्लांटेशन या अंतराली रोपण कहलाता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि ब्लास्टोसिस्ट जो है ये वाली अवस्था, ये गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो सबसे आंतरिक स्तर होता है उसके साथ जाकर के चिपक जाती है और उसके साथ उत्तकीय सहसंबंध बना लेती है, जो आगे चल करके फिर प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को नाम दिया जाता है इम्प्लांटेशन या रोपण। अगर हम बात करें मनुष्य की, ह्यूमन की, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर क्या है? इंशेशियल इम्प्लांटेशन या अंतराली रोपण पाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर अंतराली रोपण का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम घेर लेती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर की तरफ धंस जाता है और इसको चारों तरफ से क्या है? एंडोमेट्रियम जो है वो कवर कर लेती है, जिससे ये गर्भाशय अंतः स्तर के अंदर यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर अंतः स्थापित हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार का इम्प्लांटेशन जो है वो क्या कहलाएगा? अंतराली रोपण कहलाएगा। आगे, इम्प्लांटेशन के बाद यानी कि जब ये अंदर की तरफ अंतः स्थापित हो जाता है तो इसके बाद इनर सेल मास जो है, ये अंदर वाला, ये वाला, ये इनर सेल मास जो है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाता है, जिनमें से एक के द्वारा निर्माण होता है एक्टोडर्म का और दूसरे के द्वारा निर्माण होता है मीजोडर्म का। तो यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो है इसके द्वारा एक्टोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण किया जाता है, यानी कि ये एक्टोड्रम और एंडोड्रम के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, विभेदित हो जाता है। और जब एक बार एक्टोड्रम और एंडोड्रम बन जाती है इनर सेल मास के द्वारा, तो इसके बाद इन दोनों के बीच के अंदर तीसरे जननिक स्तर यानी कि मीजोड्रम का निर्माण हो जाता है। तो देखो, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में फिर मीजोड्रम का निर्माण हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हुआ, ये इनर सेल मास जो है वो इसने पहले एक्टोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण किया, फिर बाद में इससे मीजोड्रम का निर्माण हुआ। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कहलाती है गैस्ट्रुलेशन कहलाती है और इस अवस्था को अब नाम दिया जाता है गैस्ट्रुला। तो 16 कोरक खंडों युक्त अवस्था जो थी वो कौन सी थी? मोरुला। और जब ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास वाली स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ, तो ये कौन सी थी? ब्लास्टोसिस्ट। और जब इस स्ट्रक्चर से एक ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर ये इनर सेल मास जो है वो एक्टोड्रम, एंडोड्रम और बीच में मीजोड्रम का निर्माण कर देता है,
तो इस स्टेज को अब नाम दिया जाता है गैस्ट्रूला और इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रूलेशन कहा जाता है। अब गैस्ट्रूलेशन के दौरान जो इसकी सेल्स हैं वो अपने भावी स्थान यानी कि आगे चल करके जहाँ पर इनको उस एम्ब्रियो के जो ऑर्गन डेवलप करने हैं वहाँ पर पहुँचने की जो गति है वो अमीबीय गति के द्वारा होती है। कौन सी गति के द्वारा? अमीबीय गति के द्वारा। ठीक है, तो ये थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमने देखा मॉरुला स्टेज, फिर हमने देखा ब्लास्टोसिस्ट और इसके बाद में हमने देखा गैस्ट्रूलेशन या गैस्ट्रूला स्टेज। और इस गैस्ट्रूला स्टेज के दौरान जो ये सेल्स अमीबीय गति करती हैं और इसके द्वारा अपने भावी स्थल तक पहुंचती हैं, इनको एक नाम दिया जाता है और वो कहा जाता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने बात की आज मॉरुला के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, और लास्ट के अंदर जब इसके अंदर तीनों रिप्रोडक्टिव जो लेयर्स हैं यानी कि इसके जनिक स्तर जो हैं मीजोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम आदि का निर्माण हो गया है, तो हमने इसको नाम दिया गैस्ट्रूला अवस्था। अब इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो एक्टोड्रम है या एंडोड्रम है और मीजोड्रम है, इनसे आगे चल करके कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो विकसित होते हैं और एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ओके, थैंक यू सो मच।